Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर्स में। अब तक हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई हमारे एस पी डी एफ ब्लॉक के बारे में प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है एस ऑर्बिट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 से लेकर 2s में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना मैक्सिमम, तो या तो NS1 या NS2, वो दोनों एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, जिसके लास्ट में अगर जैसे NS1 हो या NS2 हो वो एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा। जैसे जिसके लास्ट में 3s1 है वो एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा। और पूरा का पूरा जो एस ब्लॉक होता है वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। सारे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और ये पता है कैसे टाइप के मेटल्स होते हैं? ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमारा सोडियम हो गया, सोडियम देखेंगे ना उसके लास्ट में 3s1 होगा, वो फर्स्ट ब्लॉक को बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा। और इस एस ब्लॉक में वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा कि उसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। जो नॉर्मल हमारे बाकी मेटल्स होते हैं आयरन वगैरह, ये उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इनकी एक फिक्स्ड वैलेंसी होती है। अगर NS1 हो तो 1 वैलेंसी, NS2 हो तो 2 वैलेंसी। दूसरा है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जनरल कॉन्फ़िगरेशन NP1 to 6 होती है। भाई पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। NP1 to 6 क्या होता है? हमारा पी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक क्या होता है? डी ब्लॉक होता है N-1 D1 to 10 NS0 to 2। ये हमारा डी ब्लॉक होता है। भाई डी ब्लॉक में क्या है? हमारे डी वाला जो सबशेल है वो इनकम्प्लीट होगा, N-1 डी, क्योंकि डी ऑर्बिटल हमेशा किस पे इलेक्ट्रॉन्स भेजता है? पेन अल्टीमेट शेल में। पेन अल्टीमेट शेल में मतलब अल्टीमेट बाहर वाले शेल में नहीं भेजता, एक अंदर वाले शेल में भेजता है। और डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, तो 1 से लेकर 10 तक। लेकिन हम कभी भी पेनल्टीमेट शेल पर या इनर पेनल्टीमेट शेल पर नहीं भेजेंगे, हम अल्टीमेट शेल तक आएंगे। तो इसके बाद हमारा अल्टीमेट शेल में एस होगा, जिसमें एस में क्या है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन्स तक डी ऑर्बिटल में हमारे आ सकते हैं। एक होता है हमारा एफ। एफ वाले में क्या होता है? एफ वाले में इनर पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, N-2 एफ। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं? एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, तो 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स। इनर पेनल्टीमेट शेल पे आया है, अल्टीमेट शेल में क्या होगा? डी। इनर पेनल्टीमेट शेल में डी होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और फाइनली फिर होगा अल्टीमेट शेल में एस। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 ही शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, एक ही वाला शेल इनकम्प्लीट होगा और एक डी वाला शेल इनकम्प्लीट होगा। डी वाले शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आएगी, 10 नहीं, 1 या 0। या तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 0 इलेक्ट्रॉन होगा। ये एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है भाई। अब हमें क्या डिस्कस करना है? एस में 2 पॉसिबल थे, हमें पता है, या तो S1 पॉसिबल था या S2 पॉसिबल था। अगर S1 होगा तो वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा, है ना भाई। अगर NS1 है ना तो वो फर्स्ट ग्रुप को, एस ब्लॉक को तो बिलोंग करेगा, उसके फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा। और अगर NS2 हुआ तो वो सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करने वाला है। तो S1 फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, S2 हमारा सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है। जो हमारा P ब्लॉक है, दूसरा हमारा क्या है? P ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं? 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। पी में क्या होते हैं? 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स तक पॉसिबल हैं। तो अगर भाई पी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो ग्रुप होगा वो 1 + 12 यानी कि 13th ग्रुप होगा। मतलब हमें पी ब्लॉक में ग्रुप निकालने के लिए एस ब्लॉक में कुछ ऐड नहीं करना पड़ता। अगर लास्ट में 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, लास्ट में 2 है तो सेकेंड ग्रुप। लेकिन पी में हमें 12 ऐड करना पड़ता है। अगर 1 है 13th ग्रुप को वो बिलोंग करेगा, 4 है तो 4 + 12 16th ग्रुप को वो बिलोंग करेगा। अगर लास्ट में पूरा 6 है तो 6 + 12 18th ग्रुप को वो बिलोंग करेगा। पी में हम क्या ऐड करते हैं? पी में हम 12 ऐड करते हैं।
डी में क्या ऐड करते हैं, डी में हम 2 ऐड कर देते हैं। अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, लास्ट में हमें D1 दिख रहा है तो वो थर्ड ग्रुप को बिलोंग करेगा, D2 दिख रहा है तो वो किसको, फोर्थ ग्रुप को बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन। एफ ब्लॉक में तो कुछ ज़्यादा सोचने का है ही नहीं, एफ तो थर्ड ग्रुप को ही बिलोंग करता है। एफ की 2 सीरीज होती है, या तो 4F होता है या 5F होता है। 4F वाली सीरीज होगी तो 6th पीरियड होगा, 5F वाली सीरीज होगी तो 7th पीरियड होगा, और दोनों ही थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हमें पता है ना, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, 4F सीरीज, 5F सीरीज, ये हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल में हमने छोटा सा डिस्कस करा था। थर्ड ग्रुप जो होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रुप के 6th और 7th पीरियड में लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स होते हैं। लैंथेनाइड वाला ग्रुप कौन सा होता है, लैंथेनाइड वाला ग्रुप 4F उसमें आता है, और एक्टिनाइड में 5F आता है। ये 2 ग्रुप लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। एक्टिनाइड्स हमारे सारे के सारे रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, लैंथेनाइड भी कुछ हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। सबसे हमारा वास्ट ग्रुप जो पूरे पीरियोडिक टेबल का है वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, सब है। पी ब्लॉक में भाई हमारा सब है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, है ना। मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी मेटल्स की शो करें और थोड़ी सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी शो करें। जबकि बाकी सब में, एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स का क्या मतलब है, इनकी 2 वैलेंसीज होती हैं। देखो भाई, डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये थी, एक डी वाला सबशेल इनकम्प्लीट होता है, एक एस वाला, तो इसकी वजह से इनकी 2 वैलेंसीज पॉसिबल होती है। जबकि 3 हमारे ऐसे भी मेटल्स हैं जो डी ब्लॉक को तो बिलोंग करते हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हैं। ये कौन से 3 मेटल्स हैं, ये हमारा है एक जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये तीनों डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, मतलब इनकी 2 वैलेंसीज नहीं होती। क्यों, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में D10 आता है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, इनमें लास्ट में आएगा D10, और जिसके लास्ट में D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, जिसके लास्ट में D10 आ रहा है, वो क्या है, उसमें सिर्फ एस ब्लॉक की वजह से वैलेंसी होगी, डी की वजह से कोई वैलेंसी खाली नहीं होगी। ठीक है भाई, और ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक भी होते हैं। D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक है भाई, जैसे जिंक का नंबर 30 होता है, करना चाहो तो कर भी सकते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 30 होता है, 30 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने हो चुके हैं हमारे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। 18 के बाद हमें 12 और डालने हैं, 4s2 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर 3d, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 3d 10, तो ये हो गए 18 20 और ये हो गए 30। तो इसमें क्या आ रहा है, D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ना। D10 कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, सिर्फ इसकी वजह से वैलेंसी होगी। ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, बाकी डी तो इसका फुलफिल्ड है। इन तीनों की D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और अगर इनकी D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो क्या होगा, अगर इनकी D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे कैडमियम के लास्ट में आएगा 4d10 और मरकरी के लास्ट में आएगा 5d10, अगर इनकी D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, तो भाई सिर्फ जो वैलेंसी है वो एस ऑर्बिट की वजह से होगी, डी ऑर्बिट की वजह से नहीं होगी। तो इनकी वेरिएबल वैलेंसीज नहीं होती, और अगर इनकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती तो ये ट्रांजिशन मेटल्स भी नहीं हैं। डी ब्लॉक के हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हैं। डी ब्लॉक के क्यों है, क्योंकि डी ऑर्बिट तो आ ही रहा है, D10 हो चाहे, लेकिन D10 है, फुलफिल्ड है, तो इसलिए वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो कर सकता, इसलिए ट्रांजिशन नहीं है। सिर्फ डी है, ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हमारा डी ब्लॉक की बात हो गई, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और एफ ब्लॉक में जनरली रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, जिनकी हाफ लाइफ, इनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि भाई लैंथेनाइड, एक्टिनाइड एक तो बहुत कम पाए जाते हैं अर्थ पर, और जो पाए भी जाते हैं ना, उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, जल्दी जल्दी ये डिग्रेड, ख़त्म होने लगते हैं अपने आप ही। तो भाई इनकी ये प्रॉब्लम है। अब हम कुछ ट्रेंड्स मेन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ट्रेंड, जो हमारा सबसे पहले वाला ट्रेंड है, वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस वैसे बेसिकली होता क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है भाई. अब हमारे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हमें पता है. एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक मेटालिक बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक वैंडर वाल फोर्स होता है जो दो नॉन बॉन्डेड के बीच में होते हैं, है ना. तो इसी हिसाब से हमारे रेडियस की भी डिफरेंट डेफिनेशंस होंगी. एक होता है कोवलेंट रेडियस. वैसे रेडियस होता क्या है? रेडियस हमें पता है क्या होता है. रेडियस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल. न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं. कोवलेंट रेडियस. वैसे कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में होता है. अब जब ये नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, तो भाई हमारे क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड के क्लोरीन और क्लोरीन बॉन्डेड है एक दूसरे से, कोवलेंटली बॉन्डेड है. अब ये जो एक क्लोरीन का एटम है, ये दूसरी क्लोरीन का एटम है, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड है. ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है. तो इसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में जितना डिस्टेंस हमें दिख रहा है उसका जस्ट हाफ कर दें, है ना, इसका जस्ट आधा कर दें, तो हमारा ये क्या निकल जाता है? एटॉमिक रेडियस निकल जाता है. ठीक है भाई. जो हमारे कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं एक कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड में, है ना, शेयरिंग से जो बने होते हैं दो नॉन मेटल्स के बीच में, तो भाई उनके बीच में जो इंटर न्यूक्लियर, ये सिमिलर एटम्स के बीच में होता है, दोनों नॉन मेटल्स होने चाहिए तभी कोवलेंट बॉन्ड होगा. तो दो सिमिलर एटम्स के बीच के जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसका जो जस्ट अगर हम आधा कर दें उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. उसे ही हम कोवलेंट रेडियस कहते हैं. कोवलेंट रेडियस. ठीक है भाई. ऐसे ही हम एक्सप्लेन करेंगे कोवलेंट रेडियस की तरह मेटालिक रेडियस. अब मेटालिक रेडियस में क्या होता है? मेटल होता है. ये हमारा एक मेटालिक कोर है. तो जो मेटालिक कोर है उसमें जो एडजेसेंट मेटल एटम्स हैं, ये हमारे एडजेसेंट मेटल एटम्स हैं मेटालिक कोर के बीच में. तो इन एडजेसेंट मेटल एटम्स का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है एडजेसेंट एटम्स के बीच का, उसका अगर हम जस्ट आधा कर दें तो उसे हम मेटालिक रेडियाई कहते हैं. मेटालिक रेडियाई क्या है? इट इज़ half of the internuclear distance between two adjacent metal atom in a metal core. metal core के अंदर, ये हमारा पूरा metal core है क्यूबिक शेप में जो हमें दिख रहा है, उसमें दो metals के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जस्ट अगर हम आधा कर दें, जस्ट आधा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मेटालिक रेडियाई आ जाएगा. दो एडजेसेंट एटम्स, मेटल एटम्स, मेटालिक कोर के बीच में जो होगा उसका जस्ट आधा हमारा क्या कहलाएगा? उसका जस्ट आधा हमारा मेटालिक रेडियाई कहलाएगा. इसके बाद एक और टाइप का रेडियाई होता है वैंडर वाल रेडियाई. ये नॉन बॉन्डेड के बीच में होता है. बॉन्ड ही ना हो अगर तो क्या होता है? जैसे हमारी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं? एक दूसरे से बॉन्डेड तो नहीं होती हमारी नोबल गैसेस. तो अगर हमारी नोबल गैसेस एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है तो उनके बीच में कौन सा टाइप का रेडियाई है? उनके बीच में वैंडर वाल रेडियाई है. कैसे टाइप का रेडियाई? वैंडर वाल रेडियाई. वैंडर वाल रेडियाई दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होता है. जैसे कि हम एक ले लें आर्गन और दूसरा आर्गन, दो आर्गन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो जस्ट आधा होगा, है ना, उसे हम क्या कह देंगे? वैंडर वाल रेडियाई कह देंगे. वैंडर वाल रेडियाई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का आधा होता है, लेकिन वैंडर वाल रेडियाई में एटम नॉन बॉन्डेड होते हैं, बॉन्डेड नहीं होते. ये नॉन नोबल गैसेस के बीच में हो सकता है. या भाई देखो, ये हमारा क्लोरीन था, दो क्लोरीन के एटम्स थे, इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जस्ट जो आधा है उसे हम कोवलेंट रेडियस कहते हैं. लेकिन ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन तो आपस में बॉन्डेड है नहीं, तो इन दो क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो जस्ट आधा है, नॉन बॉन्डेड है ना ये वाला और ये वाला क्लोरीन,
भाई एक तो ये दोनों क्लोरीन बॉन्डेड है कोवलेंट बॉन्ड से, तो इसका जो जस्ट आधा होगा वो भी कोवलेंट रेडियस होगा। लेकिन ये वाला क्लोरीन का एटम और ये वाला क्लोरीन का एटम, ये दोनों बॉन्डेड नहीं है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका जो जस्ट आधा होगा, नॉन बॉन्डेड ही तो है, उसे हम वैन डर वाल रेडियाई कहेंगे। तो भाई कोवलेंट रेडियाई हमारा इतना पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आयनिक रेडियाई हमारा वैन डर वाल रेडियाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। क्लियर है भाई, क्लियरली पता चलता है कि भाई हमारा जो है ना वैन डर वाल रेडियाई वो ज़्यादा बड़ा होता है कोवलेंट रेडियस से। ये बात हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड होगा, है ना, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही क्या होगा, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड होगा उतने ही एटम्स पास होंगे, उनके न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के डिस्टेंस का आधा भी उतना ही कम होगा, है ना, और उसका रेडियाई भी फिर कम हो जाएगा। तो हमें पता है आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आयनिक रेडियाई सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कौन सा रेडियाई? आयनिक रेडियाई। फिर उससे बड़ा होता है कोवलेंट रेडियाई, और सबसे बड़ा होता है वैन डर वाल रेडियाई, क्योंकि वैन डर वाल में तो हमारे बॉन्डेड ही नहीं है, नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, एक इधर है एक उधर है, बहुत दूर दूर है, कोई बॉन्डिंग ही नहीं है दोनों में, तो क्या है, बॉन्ड बहुत वीक है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है। ठीक है भाई, ये जो हमने एटॉमिक रेडियस अभी अभी पढ़ा, इसके कुछ ट्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई पहले किस किस पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। हमारा ये जो एटॉमिक रेडियाई है, ये एक तो डिपेंड पता है किस पर करता है, एक ही डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पर। भाई अगर शेल्स ज़्यादा होंगी तो लास्ट वाली शेल न्यूक्लियस से दूर भी हो जाएगी, इसलिए जो हमारा एटॉमिक साइज़ है, साइज़ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे अभी इसके पास क्या थे, सिर्फ 2 शेल्स थे, अब क्या हुआ, इसके पास 3 शेल्स आ गए, तो लास्ट वाला शेल जो है वो बहुत दूर हो गया, और इसका साइज़ भी क्या हो गया, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। तो अगर नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं तो हमारा साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाता है। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के ना 2 मतलब होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन बढ़ना या फिर इलेक्ट्रॉन कम होना, दोनों का ही मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना होता है। न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस की पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी तेज़ी से खींच रहा है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा तो क्या होगा, साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ तो हमारा साइज़ क्या हो जाएगा, हमारा साइज़ ना ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो हमारा साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, एटॉमिक रेडियाई। एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो वाला फैक्टर क्या है, ये वाला फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज़ द टेंडेंसी, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द रिपल्शन फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे है ना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्शन फील करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जब ये रिपल्शन फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है रिपल्शन फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन फील होने लगता है, इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर ज़्यादा रिपल्शन होगा, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है, तो साइज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा धक्का देंगे तो साइज़ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और हमें याद रखना है डी और एफ का स्क्रीनिंग बहुत पुअर होता है, मतलब अगर बीच में ना डी या एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो इतना ज़्यादा रिपल्शन शो नहीं करते, स्क्रीनिंग पुअर होता है। अगर स्क्रीनिंग कम होगी तो साइज़, अगर डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेंड पर आ जाते हैं, इस ट्रेंड को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, ये तो हमारा एटॉमिक साइज़ वाला ट्रेंड था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जैसे ये हमारा सोडियम का मेटल है,
इसका अगर मैं लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही हूँ तो इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे आयनाइजेशन कहते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, ऐसे नहीं कंपाउंड वगैरह फॉर्म कर रखा हो, है ना, अकेला होना चाहिए, गैशियस स्टेट में होना चाहिए। हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की एनर्जीज अलग होती है, तो हमने क्या चूज कर रखा है, गैशियस स्टेट। ठीक है, और अपने ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, मतलब एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट पर। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है जब इसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, तो वो वाले स्टेट में नहीं होना चाहिए, उससे तो इलेक्ट्रॉन निकालना फिर ईजी हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर निकला हुआ है। इलेक्ट्रॉन अपने जिस स्टेट में नॉर्मली एग्जिस्ट करता है उसी स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। तो भाई जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, है ना, आइसोलेटेड गैशियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है क्योंकि हमें ना एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और एंडोथर्मिक का मतलब याद रखो डेल्टा एच पॉजिटिव। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसका जस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे हम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई, और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसके लिए इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। हमें पता है मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है, तो भाई वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, हमें उनका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देते हैं, इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, henceforth देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लो। ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज़ कर देंगे तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जैसे सोडियम की बात करो, नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये स्टेबल हो रहा है, और अगर स्टेबल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देगा, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा ये आयनाइजेशन साइज़ पर कैसे डिपेंड करता है। अगर हमारा साइज़ ज़्यादा होगा, हमें पता है नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाते हैं तो साइज़ भी बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ जाता है, अगर साइज़ बड़ा सा होगा तो आयनाइजेशन कम हो जाएगी। अगर बहुत बड़ा साइज़ होगा ना एटम का तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है भाई, और अगर उस पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, अगर उस पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज़ छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो प्रोटॉन ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन कम। किसी तरह अगर उस पर प्रोटॉन बढ़ गए या फिर उस पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए पहले से, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस ज़्यादा तेज़ी से, शेल्स तो उतने ही रहेंगे लेकिन उसे ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से साइज़ उसका ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट जाने पर, नीचे जाने पर हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है भाई, अब अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज़ भी बढ़ जाएगा। हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, नीचे जाते जाते आयनाइजेशन कम हो जाता है क्योंकि साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, तो इसलिए उसका आयनाइजेशन कम होगा। जबकि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, साइज़ छोटा हो जाता है। साइज़ छोटा हो जाता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल नहीं है, उसकी आयनाइजेशन
डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, ये स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? हमें पता है अगर स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा धक्का मुक्की होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर पहुंच जाएगा, है ना। स्क्रीनिंग होता है क्या? रिपल्शन फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा तो क्या होगा? साइज़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, और साइज़ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग कम हो तो साइज़ छोटा हो जाता है, और साइज़ छोटा, भाई स्क्रीनिंग कम है मतलब ज़्यादा हमारा क्या है, स्क्रीनिंग शील्डिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, मतलब रिपल्शन इतना नहीं है, तो साइज़ छोटा हो जाएगा, रिपल्शन कम होगा तो, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। हमें ये भी पता है डी और एफ जो होते हैं ना, डी और एफ के ऑर्बिटल्स, उनका स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट वेरी पुअर होता है, उनका स्क्रीनिंग तो बहुत ही बुरा होता है। और अगर उनका स्क्रीनिंग अच्छा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं शो करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन नहीं शो करने के पुअर स्क्रीनिंग है तो क्या होगा? साइज़ छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा। एस और पी ब्लॉक की बात करी जाए तो एस और पी का शील्डिंग बहुत अच्छा होता है। अगर स्क्रीनिंग अच्छा है तो ज़्यादा रिपल्शन शो करेगा, और ज़्यादा रिपल्शन शो करेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। एक और इफ़ेक्ट होता है जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट। पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट पर कैसे डिपेंड करता है हमारा ये साइज़ जो है, कैसे डिपेंड करता है पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट पर? पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट याद रखना, अगर एक ही ऑर्बिट को बिलोंग करता है, जैसे 4s 4p 4d 4f, 4 को ही बिलोंग करता है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास हो गया ना, जो पास है न्यूक्लियस से उसका इलेक्ट्रॉन निकालना तो डिफ़िकल्ट है। तो अगर 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा 4p के कंपैरिजन में। 4p का ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा 4d से निकालने में, और 4d का ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा 4f से निकालने में। अगर लास्ट में 4s 1 है, 4p 1 है, तो किसका ज़्यादा डिफ़िकल्ट, किसका ज़्यादा आयनाइजेशन है? 4p 1 का आयनाइजेशन कम है, 4s का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट, इसे ही हम पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। एक और चीज़ है जिस पर डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है अगर वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद स्टेबल हो रहा है तो वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और उसकी आयनाइजेशन कम होगी। और अगर वो अभी स्टेबल है तो वो किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन को नहीं लूज़ करेगा, इस वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अगर उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? या तो हाफ फिल्ड होना या फुल फिल्ड होना। S का पूरा S2 होना, P6 होना, D10 होना, F14 होना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये इनके जस्ट हाफ फिल्ड, S1 होना, P3 होना, P में वैसे 6 होते हैं, 3 होना, D में 10 होते हैं, हाफ मतलब 5 होना, F में 14 होते हैं, उसका आधा मतलब 7 होना। ये क्या होती हैं? ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में आ रहा है 4s2, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हमारा 4p6 आ रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, 4p3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, P2 से या P5 से ज़्यादा स्टेबल होने वाली हैं ये कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईली पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव तो होती है, हाईली पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा वैल्यू भी होगी उसकी। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को देने के बाद स्टेबल हो रहा है, जैसे 4p4 है लास्ट में, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 4p3 बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन को देने के बाद ये स्टेबल हो रहा है तो ये बहुत इजीली उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो आयनाइजेशन ज़्यादा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी वैसे हमारा कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, जैसे अगर हम एक बार डिस्कस करने की कोशिश करें कि हमारा एक है Mn और एक है Fe, ज़रा इसमें हमें बताना है किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। Mn की कॉन्फ़िगरेशन 25th नंबर पर होता है Mn, 26th नंबर पर होता है आयरन Fe। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना इसकी तो आएगा
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये किसी हालत में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो रहा है, इसकी आयनाइजेशन कम होगी। ठीक है भाई। अच्छा, एक बार देख लेते हैं हमारा कौन कौन है। एक बार हम देख लेते हैं, हमारा एक सोडियम है और एक है मैग्नीशियम। अब इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये क्या होता है, 1s2 11th नंबर पर 2s2 2p6 है ना, 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। लास्ट में आएगा 3s1, लास्ट में इसके आ जाएगा 3s1 है ना, 3s1। और mg के लास्ट में आएगा 3s2। तो भाई कौन ज़्यादा स्टेबल है, 3s1 वाला या 3s2 वाला? डेफिनेटली 3s2 वाला, फुलफिल्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो मैग्नीशियम से क्या है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली आसान है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, भाई एक सोडियम था एक मैग्नीशियम था, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम से आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें 3s1 लास्ट में था, इसमें 3s2 लास्ट में था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है और इसकी अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई है, बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर देगा तब ये स्टेबल होगा। तो भाई ये दूसरा इलेक्ट्रॉन तो किसी भी हालत में नहीं निकालने का, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है और ये जो है हमारा, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तब इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। किसकी? Mg प्लस की, है ना। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे एक बार दिमाग में रखनी चाहिए, पहला इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं, जब हम उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना, तो वो तो फिर भी आसान होता है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालते समय उसका साइज छोटा हो चुका है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब जब हम उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले ही पॉजिटिव चार्ज आ चुका है उस पर, अब उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने देगा। दूसरी बात, साइज छोटा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन कम मतलब प्रोटॉन ज़्यादा, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होता ही है। मतलब इसमें भी अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन की बात करें, सेकेंड आयनाइजेशन की बात करें, तो फर्स्ट आयनाइजेशन आसान है, सेकेंड वाला डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि भाई पहले पॉजिटिव बन चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं निकाल पाएंगे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, साइज छोटा हो चुका है, इतना साइज छोटा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये बात भी होती है। अब हम देखते हैं बेरिलियम और बोरॉन में। बेरिलियम और बोरॉन में वैसे हम देखें तो बेरिलियम और बोरॉन एक का नंबर 4 है, एक का नंबर 5 है, एक के बाद एक ही पीरियड में आते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है बेरिलियम बोरॉन में, ऐसे जाते जाते लेफ्ट टू राइट जाते जाते, वैसे तो आयनाइजेशन क्या होता है, वैसे तो हमारा जो आयनाइजेशन है ना लेफ्ट टू राइट जाते जाते बढ़ता है, लेकिन इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो बेरिलियम आएगा 1s2 2s2, इसका आएगा 1s2 2s2 2p1। हमें पता है ज़्यादा स्टेबल कौन है, 2s2 वाला ज़्यादा स्टेबल है, s वाला ऑर्बिट फुल फिल्ड हो रहा है। 4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, 5 की क्या है, 1s2 2s2 2p1। हमें पता है 2s2 वाला ज़्यादा स्टेबल है, अगर 2s2 वाला ज़्यादा स्टेबल है तो किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और बोरॉन रिलेटिवली आसान दे देगा। तो बोरॉन का जो आयनाइजेशन होता है वो बेरिलियम से कम होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। हमें ज़रूर लगेगा कि भाई बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होता बेरिलियम का ज़्यादा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ऐसे ही देख लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो हमें लगना चाहिए कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन ज़्यादा
क्या मतलब अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो 1:2:2p4, 1:2:2p3। हमें ऑक्सीजन का ज़्यादा लगना चाहिए लेकिन नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। p3 कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही अच्छा हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम की आयनाइजेशन 496, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन 737, सिलिकॉन की आयनाइजेशन 786। एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच होगी या इन दोनों के बीच होगी। हमें ऐसा लगेगा कि सब तो लेफ्ट राइट जा रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ऐसे जाते जाते हमें पता है आयनाइजेशन बढ़ता है, तो इसकी आयनाइजेशन मैग्नीशियम से ज़्यादा होनी चाहिए, सिलिकॉन से कम होनी चाहिए। लेकिन जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम देखेंगे मैग्नीशियम में लास्ट में आ रहा है S2 वाला, 3s2 आ रहा है मैग्नीशियम के लास्ट में। और 3s2 क्या होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। एल्यूमिनियम में 3s2 3p1 आ रहा है, एज सच कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो हमें पता है मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम के इन दोनों के कहीं बीच में होगी, 496 और 737 के बीच में होगी। हमें पता है अगर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ना, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और अगर वो स्टेबल नहीं होता उसकी आयनाइजेशन कम होती है। बल्कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके स्टेबल बन रहा है तो उसकी आयनाइजेशन और भी कम हो जाएगी। ऐसे ही हम डिस्कस करें फॉस्फोरस और सल्फर में। फॉस्फोरस के लास्ट में आ रहा है 3p3 जो ज़्यादा स्टेबल है, सल्फर में आ रहा है 3p4 जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब सल्फर की आयनाइजेशन कम है, फॉस्फोरस की आयनाइजेशन सल्फर के कंपैरेटिव ज़्यादा है। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.